हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में हमने हीमेटोलॉजी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट की है और जो आज का जो हमारा क्लास होगा ये सेकंड नंबर का जो क्लास हमारा रहने वाला है। जो लोग चैनल में नए हैं उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 के लिए हमने जो क्लासेस है स्टार्ट किया है। इसमें हमने एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और जो चौथा जो हमारा है हीमेटोलॉजी, साथ ही इसमें अपन ब्लड बैंकिंग भी ऐड करके पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लासेस है ये क्लासेस हमारे रिलेटेड होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, साथ ही ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए हैं DSSB, ग्रुप 5, NHM, RRB, है ना। इस प्रकार के जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को लेके जो ये क्लासेस है वो प्रिपेयर की जाती है। तो आज जो अपन पढ़ेंगे 3 टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट ESR, सेकंड एनीमिया और थर्ड ल्यूकेमिया। तो देखेंगे इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्या क्या होता है। तो देखिए ESR इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, आप लोगों को इसका फुल फॉर्म सबको मालूम होता है। अब ESR होता क्या है देखिए, आइए देखते हैं। जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स आपके जो प्लाज्मा में सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब कि नीचे आ जाते हैं, वो उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये कितने घंटे में? तो ये जो है आपके 1 घंटे में अगर ये सस्पेंडेड हो रहे हैं उसी लेवल को देखते हैं। अब ESR हमारा होता ही इसलिए है क्योंकि ब्लड में किसी प्रकार की ब्लड की ग्रेविटी, साथ में ब्लड की विस्कोसिटी को इसमें अपन चेक करते हैं कि ब्लड का घनत्व कितना है ना। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि ESR कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ती है, साथ ही ESR कौन कौन सी कंडीशन में घटती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ESR से हमको देखने को मिलता है कि जो ESR हमारा होता है इसमें कौन कौन से मेथड का अपन उपयोग करते हैं। साथ ही मेथड का उपयोग करते हैं तो मेथड की जो विंट्रो वेस्टोन की डायमीटर कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, सारी चीज़ें तो काफ़ी पे निकाल लीजिए। जो जो चीज़ यहाँ पर बताई जाती है साथ ही हाथों हाथ आप नोट करते भी चलिए। अब देखते हैं सिग्निफिकेशन कि कौन कौन सी कंडीशन में जो है हमारा ESR इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए कोलेजन डिसीज, जब भी किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है, अब इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया या फिर चोट लग गई, घाव हो गया, है ना, किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया, सिफिलिस हो गई, तो इन कंडीशन में जो आपका ESR है वो बढ़ता है। ठीक है, साथ ही नेफ्रोटिक डिसीज़ में भी ये बढ़ता है, एनीमिया की कंडीशन में बढ़ता है, RA मतलब रिमोटॉइड अर्थराइटिस जिसको अपन गठिया वात कहते हैं, इसकी कंडीशन में भी जो आपका ESR है वो अप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है कि नॉर्मल ESR इंक्रीज, नो इंक्रीज, कौन कौन सी कंडीशन में है इंक्रीज, ये नहीं होता, नॉर्मल था। देखिए पॉलीसाइथीमिया जिसको नहीं मालूम उसको बता दें कि पॉलीसाइथीमिया एक की कंडीशन में जो RBC है इनकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा जब शरीर में बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन को अपन पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। थीमिया, उसके बाद इलेक्ट्रोसाइटिस होगा या फिर सिकल सेल किसी व्यक्ति को होगा। सिकल सेल में क्या होती है, RBC की जो साइज है वो अर्धचंद्राकार हो जाती है ना। या फिर हार्ट फेलियर में भी या जो है ये इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर बोला गया है कि नॉर्मली या इंक्रीज इसमें नहीं होगा। इंक्रीज होगा किसमें? निमोनिया है, कोई किस प्रकार का इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, एनीमिया है, अर्थराइटिस है, इसमें ये जो है कंडीशन में आपका ESR बढ़ जाता है। काफ़ी में नोट डाउन भी करिएगा, काई की चीज़ आपको आखिरी तक आपके ध्यान में रहे जब आपका एग्ज़ाम होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी जो कंडीशन है उसमें जो आपका ESR की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि वो शट डाउन हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो देखिए किसी भी पेशेंट को अगर दिक्कत है, प्लाज्मा फाइब्रोजन का लेवल जो है उनमें डिक्रीज हो रहा है। अब ये प्लाज्मा फाइब्रोजन क्या है? तो ये एक प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड का जो थक्का होता है उसको जमाने में मदद करती है। अब इसी का जो लेवल है वो गिर जाता है तो ESR का भी लेवल है वो गिर जाता है। नॉर्मलता जो नए बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें भी यह जो ESR की जो लेवल है वो घटी आपको मिलती है। साथ ही कोई व्यक्ति है जो ड्रग्स ले रहा है हेवी अमाउंट में, है ना, हाई अमाउंट में, या फिर स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है तो उनकी भी कंडीशन में क्या है, जो ESR है वो हमारी घट जाती है।
तो अभी तक हमने सीखा कि ESR कब घटती है कब बढ़ती है, इसका फुल फॉर्म। अब देखेंगे कि जो हमारी ESR है इसको कौन कौन से मेथड से अपन लगाते हैं। एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ मेथड यूज इन ESR, वहाँ पर देगा आपको वेस्टर्न ग्रीन, विंट्रोप ट्यूब या फिर ए और बी, तो आपको क्या लगाना है ए और बी। तो देखिए कौन कौन से हम मेथड इसमें अपन यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड है वेस्टर्न ग्रीन मेथड और सेकंड जो मेथड है इसमें ये है विंट्रोप ट्यूब। तो एक एक को अपन अच्छे से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, ये समझेंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे वेस्टर्न ग्रीन। अब वेस्टर्न ग्रीन का क्या काम है, कैसे काम करता है, तो आप डिस्प्ले में देखिए। वेस्टर्न ग्रीन जो होता है ये ट्यूब का नाम है ना। इस प्रकार से इसकी जो ट्यूब आती है ये आती है। अब एग्ज़ाम में आता है कि जो वेस्टर्न ग्रीन है ट्यूब है आपकी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका जो डायमीटर कितना होगा। डायमीटर यहाँ पर क्या कहने वाला है, डायमीटर जो यहाँ की नोक होती है इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, इसमें पूछता है। तो जब भी ऐसा एग्ज़ाम में आता है कि जो वेस्टर्न ग्रीन है इसका डायमीटर कितना होगा, तो ये 2.5 mm इसका डायमीटर होगा। साथ ही अगर एग्ज़ाम में आता है कि वेस्टर्न ग्रीन जो ट्यूब है इसकी जो लंबाई कितनी है, ये अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो यहाँ पर अपने को लगाना है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर तक होती है ना, किसकी, वेस्टर्न ग्रीन की। इतना आपको इसमें नोट करना है। आगे अपन देखेंगे कि जो मेथड है ये कैसे इसमें प्रिपेयर्ड अपन करते हैं और कैसे इसमें अपन टेस्ट लगाते हैं। देखिए वेस्टर्न ग्रीन पिपेट, ठीक है, वेस्टर्न ग्रीन के लिए वेस्टर्न ग्रीन पिपेट, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है ना। एक्चुअली थिक वाल्ड पिपेट होती है, मतलब कि यह बहुत पतली जो पिपेट होती है, ये ओपन होती है बोथ साइड, मतलब कि आगे से भी ओपन और ये पीछे से भी ओपन होगी। कौन सी, वेस्टर्न ग्रीन है ना। डायमीटर अगर सेंटीमीटर में बोला जाए तो 30 सेंटीमीटर, अगर mm में बोला जाए तो 300 mm, इतनी क्या लॉन्ग होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमाता है कि जो वेस्टर्न ग्रीन की है जो कितने mm की होती है, तो 30 mm की लंबाई बताना है, और सेंटीमीटर में पूछिए तो 30 सेंटीमीटर बताना है, ठीक है। अब आगे देखिए इसका डायमीटर हमने बता दिया कि 2.5 mm का इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है। 1 ml इसमें अपन ब्लड आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है उसमें आप किस प्रकार का जो ब्लड है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट, एग्जाम में आता है कि विच आर एंटीकोगुलेंट यूज इन वेस्टर्न ग्रीन मेथड। तो इसमें जो है सोडियम साइट्रेट है ना, सोडियम साइट्रेट जो है वो ब्लड का अपन यूज़ करते हैं ESR लगाने के लिए। अब सोडियम साइट्रेट का रेशो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है सोडियम साइट्रेट का रेशो होना चाहिए इसमें 4/1, मतलब कि इसमें जो एक भाग आपका दिया गया है वो होगा ब्लड का, नहीं सॉरी, एक भाग जो होगा आपका एंटीकोगुलेंट का होगा है ना, साइट्रेट का, और 4% जो आपका भाग होगा वो होगा आपका ब्लड का, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में आता है। अब देखिए इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए कि वेस्टर्न ग्रीन मेथड में ESR की जो नॉर्मल रेंज है तो ये 0 से 10 mm तक इसमें जो है ये नॉर्मल रेंज इसकी होगी, है ना। अब देखिए आते अगला जो इसमें है, हमने वेस्टर्न ग्रीन सीखा, अब सीखेंगे विंट्रोप मेथड। अब विंट्रोप मेथड का क्या काम है, तो देखिए विंट्रोप मेथड की बात की जाए तो दोनों पिपेट की खाली एक समानता है कि जो इसका जो डायमीटर है ये दोनों का समान है, दोनों का समान में 2.5 mm जो डायमीटर है ये समान है। बाकी अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो वेस्टर्न ग्रीन की लंबाई ज़्यादा थी, विंट्रो की जो लंबाई है वो होती है इसकी कम, कितनी, 11 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई है वो होती है, किसमें, सेंटीमीटर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि विंट्रो ट्यूब इज़ द स्पेशल थिक वॉल्ड ग्लास की बनी होती है जिसकी जो लंबाई होती है ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। साथ ही इंटरनल डायमीटर हमने आपको बताया था कि जो अंदरूनी भाग का होता है वो 2.5 mm की इसकी होती है ना। अब इसमें 1 mm, अब 1 mm मतलब 100 mm। अब देखेंगे इसकी नॉर्मल रेंज कितनी दी गई है, किसकी, विंट्रोप ट्यूब की। तो देखिए इसकी जो रेंज है ये 0 से 7 mm तक ये क्या होता है, नॉर्मल कहा जाता है। पर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में इसका डबल हो जाता है ना।
चिल्ड्रन में बात की जाए तो जितना फीमेल में होगा उतनी ही जो है चिल्ड्रन में अपने को देखने को मिलता है। तो अभी हम आप सीखेंगे अपन एनीमिया कि आखिर एनीमिया क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस एनीमिया से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि एनीमिया क्या है। तो एनीमिया जो है नॉर्मलतः आप कह देते हैं कि एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, पर अपन स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट तो हम कहेंगे कि जो एनीमिया होता है ये आरबीसी की कमी साथ ही हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम कहेंगे एनीमिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एनीमिया को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस प्रकार से एनीमिया को बांटा गया है। अब हमने क्या बोला, आरबीसी की कमी को हम बोल दिए एनीमिया। अब देखिए आरबीसी की कमी किस किस प्रकार से हो सकती है, या तो जो आपकी आरबीसी है इनकी जो संख्या है ये कम हो गई तो इसको बोल देंगे अपन एनीमिया। आरबीसी की जो आकृति है वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटी बनने लगी तो उसको अपन बोल दिए एनीमिया। ओके, आरबीसी की जो आकृति है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होने लगी तो उसको अपन बोल देते हैं एनीमिया। आरबीसी की जो आकृति है वो नॉर्मल ना बन के टेढ़ी मेढ़ी बनती है तो उसको अपन एनीमिया कहते हैं। या फिर जो आपकी आरबीसी है ये बोन मेरो से अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होती तो उसको अपन एनीमिया कहते हैं। पर जितने भी हमने आपको नाम बताए कैसे कैसे बोलते हैं तो उनको जो लैंग्वेज है वो साइंस की लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार से इनको एनीमिया को नाम दिया गया है। तो देखिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। हमने आपको बताया था कि एनीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन और रेड सेल्स ब्लड के जो लो फॉर्मेशन बिलो हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं कि नॉर्मल रेंज से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडीशन को बोलते हैं अपन एनीमिया। अब एनीमिया किसी व्यक्ति को हो गया तो देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना लंग्स से ऑर्गन से लंग्स, साथ ही छोटे छोटे वेंस आर्टरी है ना, साथ ही हमारे टिश्यूज सेल्स तक ये क्या है सारे बॉडी में के ऑक्सीजन को पहुंचाती है। अब देखिए ये अगर कमी हो जाएगी तो अपना काम ये अच्छे से नहीं कर पाएगी। ये थोड़ा सा क्या बेसिक था। अब देखते हैं कितने प्रकार के एनीमिया अभी हमने आपको बताया। एनीमिया होगा फर्स्ट एनीमिया को अपन क्या कहेंगे, एकदम सरल है, क्या बोल दिया इसने, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो दो मतलब को अपने को यहाँ पर समझना है कि नार्मोसाइटिक क्या होता है या नार्मोक्रोमेटिक क्या होता है। देखिए नॉर्मोसाइटिक होता है, अभी हमने बात किया था कि आरबीसी की साइज बढ़ रही है कम हो रही है ना, साइज की बात किया था आरबीसी की। तो यहाँ पर आरबीसी की साइज तो नॉर्मल रहेगी क्योंकि आप बोल रहे हैं कि नार्मोसाइटिक है, ठीक है, और बोल रहे हैं नार्मोक्रोमिक मतलब कि इसका कलर जो है जो लाल होता है ये नॉर्मल है ना, पर एनीमिया है। तो अब क्या हो गया कि साइज भी नॉर्मल है कलर भी बढ़िया है तो उसको अपन एनीमिया क्यों बोल दिए। आप यहाँ पर इसीलिए बोले क्योंकि साइज और शेप तो हमारे ठीक है आरबीसी की, पर जो उसका कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का साथ ही आरबीसी का वो हो गया हमारी बॉडी में कम, तो उसको हमने बोल दिया नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। तो समझ में आ गया। एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ एनीमिया साइज एंड शेप देन नॉर्मल एंड कंडीशन आर एनीमिया, तो उसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर समझना है कि उस कंडीशन को बोलेंगे नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर है। यहाँ पर आरबीसी की जो साइज है ये ठीक है, आरबीसी का कलर ठीक है, पर इसकी जो मात्रा है इसकी काउंटिंग है वो कम हो गई है, तो इसको अपन कहेंगे एनीमिया। ओके, अब आगे देखते हैं। अगला जो आपका यहाँ पर एनीमिया दिया गया है ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर माइक्रोसाइटिक है भैया, यहाँ पर क्या है माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब देखिए हमने वहाँ पर नार्मोसाइटिक यहाँ दिया, माइक्रोसाइटिक मतलब कि जो आरबीसी की साइज है ये छोटी हो गई है हमारी, ठीक है, और दूसरा हाइपोक्रोमिक मतलब कि जो उसका कलर है जो रेड कलर है वो थोड़ा धुंधला हो गया, थोड़ा पतला हो गया है, अब उसको अपन क्या बोल रहे हैं एनीमिया। तो अगर इसको एनीमिया की श्रेणी में डाले तो ऐसा एनीमिया होगा जिसमें आरबीसी की जो साइज है ये हमारी हो जा रही है छोटी और उसमें जो कलर है वो कलर भी हमारा हो जा रहा है आरबीसी का कम, तो इसको क्या बोलेंगे अपन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब ये कैसे होता है, ये आयरन डिफिशियंसी की कमी से होता है। कई बार कहते हैं ना कि पालक ज़्यादा खाए आप, है ना, आयरन रिच फूड ले जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो।
अगर आप ये नहीं खाएंगे तो आपको भी क्या है, एनीमिया होने के जो चांसेस यहाँ पर है ये बढ़ जाते हैं। तो क्लियर है, ठीक है। आप यहाँ डेफिनेशन समझते हैं। दिस एनीमिया इज़ अ कॉमन। आप यहाँ पर जो बता रहा है कि जो एनीमिया है ये नॉर्मल था, लोगों को हो जाता है, आपको हमको कभी भी हो जाता है, ठीक है। साथ ही इसकी जो डेफिशिएंसी है, ये शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तब अपन यहाँ पर इसको करते हैं। अब इसको लेब में अगर अपन फाइंडिंग की बात की जाए तो फाइंडिंग इसमें कैसे करेंगे, तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो देखेंगे। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होगा, साथ ही आरबीसी काउंट भी इसमें डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। अब आरबीसी काउंट देखने को मिलेगा डिक्रीज, साथ में पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी जो है ये डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पीसीवी क्या है, एमसीवी क्या है, एमसीएच क्या है, इसकी अपन एक डिटेल लेक्चर अभी आगे, अपन तो हीमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे अपन इनके बारे में देखेंगे, साथ में इनकी नॉर्मल रेंज। अभी हम समझ रहे हैं एनीमिया, ठीक है। अब सीरम में भी आयरन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो इसी को कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगला जो हमारा एनीमिया है, ये एनीमिया को समझते हैं कि हाँ ये आरबीसी की साइज को बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, कम कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला एनीमिया, ये वाला एनीमिया बोल रहा है कि यहाँ पर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। अब देखिए मैक्रो मतलब होता है बड़ा, है ना। मैक्रो हाइपर मतलब कि कलर भी ज़्यादा है और साइज भी बड़ी हो रही है। अब यहाँ पर ऐसा एनीमिया है जिसकी जो आरबीसी की जो साइज है ये बड़ी हो गई, साथ ही इसका जो कलर है ये भी डार्क हो गया, है ना। तो माइक्रोसाइटिक मतलब बड़ा हो गया, हाइपरक्रोमिक मतलब कि क्रोमिक मतलब कलर, तो इसका जो कलर है ये ज़्यादा डार्क हो गया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एनीमिया। इस किस प्रकार का एनीमिया है, तो इसको बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों बोलेंगे, क्योंकि भाई इसकी जो साइज है ये नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल इतनी बड़ी है, अब इसकी साइज इतनी बड़ी हो गई है। अब नॉर्मल के साथ इसका जो कलर है ये भी नॉर्मल कलर था पर ये ज़्यादा डार्क हो गया है, तो इसको अपन कहेंगे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की इसको श्रेणी में डाल देंगे। अब देखिए इसका डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या कहने वाला है। दिस एनीमिया करेक्ट ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12। अब ये एनीमिया किसी व्यक्ति को कैसे होगा कि साइज आरबीसी की बढ़ जा रही है, साथ ही उसका कलर भी ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, तो कब होगा, जब उसको विटामिन B12 मतलब साइनोकोबाल्मिन और फॉलिक एसिड की जो बॉडी में जो है वो कमी हो जाती है, तब जो है ये अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है। कौन सा, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। कब, जब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की शरीर में कमी हो जाती है, तब अपन यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए आप पता कैसे करेंगे, लेब में आप फाइंडिंग कैसे देंगे, है ना। तो देखेंगे, देखिए नॉर्मल में तो आरबीसी और एचबी तो लो तो आपका होंगे, हर एनीमिया में लो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि पीसीवी, एमसीएच, एमसीवी इंक्रीज्ड होगा, मतलब कि इसमें अलग कहानी हो रही है। पीसीवी, एमसीएच और एमसीवी क्या है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भाई इस नॉर्मल सी बात है, इसकी साइज बढ़ रही है आरबीसी की, तो ये तो बढ़ेंगे, है ना। साथ ही इसमें टीएलसी काउंट मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है, आरबीसी अपनी साइज बढ़ाएगी तो डब्ल्यूबीसी अपना साइज क्या है वो कम कर देगा, यहाँ पर ये दिया गया है ना। और अभी हमने बताया कि जो फॉलिक एसिड और इसमें विटामिन B12 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो इसी प्रकार की जो है ये मेगालोब्लास्टिक सेल हमको देखने को मिलेगी। मेगालोब्लास्टिक सेल मतलब कि सेल बड़ी दिखती है, उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक। साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो बोन मैरो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं इसमें ना, और साथ में PBS की जो स्टडी है अपन यहाँ पर इसमें करते हैं, है ना। तो यहाँ पर होता है। अब देखिए इसके उल्टा भी एक एनीमिया है जो यहाँ पर दिया गया है, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक, है ना। यहाँ पर क्या है, माइक्रोसाइटिक मतलब इसमें साइज कम हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी, साथ ही कलर जो है वो रहेगा। आप एक क्यों होगी थी, क्योंकि होल जो ऑल बॉडी जो है बॉडी में वो बढ़ जाएगी। बेसोफिलिक जो चीज़ें हैं, जो बेसोफिल है आपका, वो आपका इसमें अगर बढ़ता है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब आगे देखेंगे अगला जो एनीमिया है ये है
एप्लास्टिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक एनीमिया कब होता है? जब कोई व्यक्ति है एक्सरे करता है, ज़्यादा ही एक्सरे के कांटेक्ट में रहता है, कोई रेस के कांटेक्ट में रहता है, तो जो बोन मेरो में जो है वो उत्पादन करना उसकी आरबीसी की कम कर देती है, या फिर उत्पादन हो रहा है तो बोन मेरो में डिस्ट्रॉय उनकी हो जाती है, जिसके कारण एप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए, व्हेन बोन मेरो बिकम हाइपोसेलुलर देन दिस एनीमिया इज द करेक्ट आर बोन मेरो प्रोड्यूस ऑफ द ब्लड सेल डिक्रीज। देखिए, लो मात्रा में जो है ब्लड सेल्स क्या कर रही है, फॉर्मेशन आपकी बोन मेरो नहीं कर दी है ना। पेंटोपेनिया ऑकर, मतलब पेंटोपेनिया उसको अपन कहेंगे कब, जब जो सेल है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं करी। आप लैब में फाइंडिंग कैसे करेंगे, तो आप हीमोग्लोबिन तो सबके इसमें करेंगे, इसमें पीसीवी आरबीसी काउंट है ना, और टीएलसी काउंट, प्लेटलेट काउंट है ना, ये देखेंगे, ये सब आपको डिक्रीज इसमें मिलेंगे। ठीक है, आरबीसी इसमें क्या होगा, नॉर्मोसाइटिक जो है आरबीसी, इसको आपको देखने को मिलेगा। मतलब आरबीसी की साइज तो ठीक रहेगी, पर इसकी जो जनसंख्याएं हैं बोन मेरो से निकलने की वो कम हो जा रही है, तो उसी को अपन कहेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है? अब अगला जो एनीमिया है, अगला एनीमिया में हो क्या रहा है, साइज इसकी बढ़ रही है, घट रही है, टूट रही है, जम रही है, क्या हो रही है, तो देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया। अब देखिए हीमोलाइटिक, तो लाइटिक से थोड़ा समझ में आ रहा है कि हीम मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब कहीं ना कहीं हो रहा है कि टूटना। तो हाँ, जब यहाँ पर आरबीसी टूटने लगेगी तो उसी कंडीशन को हम कहेंगे कि ये हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सक्रेटिव डिक्रीशन ऑफ द रेड सेल्स। अब आरबीसी की टूटने की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लाइसिस, हीमोलाइसिस। अब आरबीसी के टूटने से शरीर में खून की कमी हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। अब इसमें आप टेस्ट करेंगे हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट तो आप करेंगे, साथ में पीसीवी देखेंगे, तो ये साथ में क्या है, डिक्रीज आपको मिलेगा। साथ ही बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो भी आपको डिक्रीज इसमें देखने को मिलेगी। नॉर्मल बिलिरुबिन कितनी है, 0 से 1 पॉइंट आपकी है, तो ये आपको नॉर्मल होती है। पर ये टूटती है तो कई बार बिलिरुबिन की जो मात्रा ये कम या फिर कई बार ज़्यादा भी इसमें देखने को आपको मिलती है। तो ये जो कंडीशन थी हमारी कौन सी, हीमोलाइटिक एनीमिया की थी। अब देखेंगे इसमें अगला है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, आरबीसी की आकृति जो पहले नॉर्मल थी अब वो नॉर्मल ना हो करके सिकल के या सी के आकार की हो जाएगी, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इनहेरिटेड हीमोग्लोबिनोपैथी की एक जो बीमारी है, मतलब कि वंशावली है। माता पिता को अगर सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है तो ही यह बच्चों में आती है। आप उसको क्या बोलेंगे, अगर सिकल सेल वाली एचबी को हम एचबी ऐसे डिनोट करेंगे, है ना, जो कि सिकल शेप में आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर बात है, साथ में इसमें ESR डिक्रीज मिलेगा, साथ ही WBC आरबीसी की जो है वो साइज भी यहाँ पर डिक्रीज मिलेगी, सी मिलेगी, साथ ही इनकी जो मात्राएं हैं वो भी इसमें कम हो जाएगी। अगले दिखे है पॉलीसाइथेमिया। अब देखिए पॉलीसाइथेमिया का क्या मतलब होता है, एक टर्म थोड़ा अपन इसको समझ लेते हैं कि देखिए डिक्रीज होगा क्या, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन और रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेवल से उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो इतनी जो बातें थी एनीमिया से थी। यहाँ पर एग्जाम में आता है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कौन सा एनीमिया होता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस बोन ब्लड सेल्स, तो उस कौन सी एनीमिया कहेंगे, तो यहाँ पर बताना है कि आप उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। साथ ही यहाँ पर पूछता है कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पर अभी हमने बताया विटामिन B12, फॉलिक एसिड। कौन सी एनीमिया बोलते हैं, तो एप्लास्टिक एनीमिया, ये मेगलोब्लास्टिक इसकी एनीमिया कहते हैं। इसमें टेस्ट कौन से करते हैं ये आपको बताया। यहाँ पूछेगा कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अपन किसको बोलेंगे, तो कब बोलेंगे, साइज छोटी हो जाएगी, साथ ही कलरलेस हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे अपन इसमें देखेंगे, अब हमने यहाँ पर ESR पढ़ा, साथ ही हमने पढ़ा एनीमिया, अब पढ़ेंगे ल्यूकेमिया।
तो ये हमारे सब हीमेटोलॉजी के पार्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अपन पढ़ रहे हैं। अब ल्यूकेमिया एनीमिया होते क्या हैं? एनीमिया तो पढ़ लिया आपने। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक प्रकार का जो है ये ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर मतलब मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जब ब्लड में जो WBC की जो मात्राएं हैं एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। क्या? WBC, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? ल्यूकेमिया। अब ये क्या किसका कारण बनता है? ये कारण बनता है आपका ब्लड कैंसर का। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड करके इसको अपन इसमें देख सकते हैं। साथ ही CBC की भी रिपोर्ट में अपन इसको देख सकते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में भी अपन इसको देखते हैं। अब ब्लड कैंसर कितने प्रकार के किसी व्यक्ति को हो सकता है? तो यहाँ पर एक प्रकार दिया है, यहाँ पर होगा एक्यूट और क्रॉनिक, है ना। एक्यूट और क्रॉनिक, तो एक्यूट मायोलाइड होगा, एक्यूट लिम्फोसाइटिक होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि एक्यूट मायोलाइड ल्यूकेमिया, थोड़ा नोट करिएगा कि ऐसा ब्लड कैंसर होता है जो कि किसी व्यक्ति को जल्दी हो जाता है ना, एक्यूट तरीके से हो जाता है। और कहाँ पर हो रहा है? मायोलाइड, मतलब हमारे ब्लड सेल्स में ये हो जाता है। आप लेफ्ट की फाइंडिंग करेंगे, आप कब कहेंगे कि ये एक्यूट मायोलाइड ल्यूकेमिया है? अगर उनकी जो TLC काउंट है वो 50,000 से 1 लाख तक अगर चले जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? ये होगा हमारा एक्यूट मायोलाइड ल्यूकेमिया। साथ ही अब एक चीज़ और देखेंगे कि जो HB है और साथ ही हमारा इसमें RBC काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? एक्यूट मायोलाइड ल्यूकेमिया। ठीक है, ये सब इसमें कंडीशन दिखाई आपको देगी। अगला जो इसमें है क्रॉनिक मायोलाइड ल्यूकेमिया। अब क्रॉनिक मतलब कि किसी चीज़ में लेट से होगी और आखिरी दम तक ये रहती है। साथ ही जो ये है ये वैक्स 18 साल के जो व्यक्ति हैं ऊपर, उनको यह जो होती है। इसमें भी लेफ्ट फाइंडिंग में क्या होगा? 50,000 से 1 लाख तक जो है वो हमारी WBC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होगा? HB और हीमोग्लोबिन इसमें इंक्रीज होगा ESR के साथ, है ना। एक्यूट में क्या हुआ था? डाउन हो गए थे कौन? HB, ESR और हमारे RBC। पर क्रॉनिक मायोलाइड ल्यूकेमिया में जो है इनकी जो मात्राएं हैं, ये तीनों की मात्रा जो है अप हो जाती है। तो यहाँ पर इसको अपने को देखना होगा। अब अगला है, हमने क्या देखा? एक्यूट मायोलाइड देखा। अब अपन देखेंगे कि एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। अब लिम्फेटिक तो आपको मालूम है कि लिम्फेटिक सिस्टम से इसका जो संबंधित है। लेफ्ट फाइंडिंग में वही सरल तरीका है, पर इसमें थोड़ी ये चीज़ें बढ़ जाएगी। इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 50,000 से 1,50,000 तक क्या है बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें इसमें HB, RBC और प्लेटलेट क्या है वो कम हो जाएगी, है ना। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट लिम्फोइड, याद रखना लिम्फोइड होता है, तो वहाँ पर जो ब्लड सेल्स हैं वो 1,50,000 तक जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इतना आपको याद इसमें रखना है। अगला यहाँ पर दिया, इसमें हम देखेंगे क्रॉनिक लिम्फोइटिक ल्यूकेमिया। अब ये देखिए क्रॉनिक लिम्फोइटिक ल्यूकेमिया क्या होगा? एक्यूट में साइज ये काउंट कितना हो रहा था? 1,50,000, पर इसमें 1 लाख तक ही इसका जो है काउंट होता है। साथ ही HB, RBC जो काउंट है वो कितना होता है? वो डिक्रीज इसमें हो जाता है ना। और ESR जो है वो इंक्रीज इसमें हो जाता है। तो ये सब सारी कंडीशन हैं ये ल्यूकेमिया में होती है। तो इतने जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे कि बताइए कि कौन कौन सी कंडीशन में, कौन सी ल्यूकेमिया में जो है TLC काउंट कितना होगा, साथ ही प्लेटलेट या फिर RBC या फिर ESR घटेंगे या बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें से आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो स्टडी के हिसाब से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें मिलती रहे। अब इसमें जो सेकंड क्लास हमारा आज कंप्लीट हो गया है हीमेटोलॉजी में, अब इसका जो थर्ड क्लास कल आएगा उसमें अपन नई चीज़ें पढ़ेंगे। साथ ही जो हमारी आपकी बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 के जो एग्ज़ाम है उसको अपन क्रैक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नोट।